नमस्कार, आप देख रहे हैं नेपाल वन और मैं आपके साथ हूं नगमा शेख। पूर्वांचल की हम खबरों के साथ पूर्वांचल न्यूज में। गोरखपुर में एक व्यक्ति ने पुलिस को 22 लाख रुपए की लूट की सूचना दी। बड़ी रकम की लूट की खबर मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची, लेकिन शुरुआती छानबीन के बाद पुलिस ने संदेह के आधार पर शिकायतकर्ता सहित 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद घर की तलाशी लेने पर संचालक के घर से 29 लाख रुपए नगद और दूसरे दस्तावेज मिले। कहते हैं हद से ज्यादा चालाकी कभी कभी खुद पर भारी पड़ जाती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला गोरखपुर में, जहां सिंघाड़िया स्थित टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड ट्रेनिंग टेस्ट सेंटर के संचालक ने पुलिस को 22 लाख रुपए की लूट की सूचना देकर सनसनी फैला दी। खबर मिलते ही कैंट पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। छानबीन की गई तो मौके से 9 लाख रुपए फर्जी स्टैम्प पेपर बरामद हुए। संदेह के आधार पर पुलिस ने संचालक समेत 4 लोगों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के बाद घर की तलाशी लेने पर घर से 20 लाख रुपए नगद और अन्य दस्तावेज मिले। जब जांच की गई तो इनके घर से भी लगभग 20 लाख रुपए बरामद हुए हैं। इन दोनों पैसों की जांच की जा रही है तथा साथ ही वहां पर इनके द्वारा जो भी सूचना दी गई है कि यहां से लोगों द्वारा अवैध असला दिखा के लूट की गई है, उसकी भी जांच सीसीटीवी फुटेज तथा सर्विलांस तथा टीमों को लगाकर की जा रही है और जो भी जानकारी प्राप्त होगी वो आगे दी जाएगी। खबरों के मुताबिक संतोष टूरिस्ट वीजा पर युवकों को विदेश भेजता था। बाहर जाने के बाद युवाओं को ठगी की जानकारी होती थी। अब 29 लाख रुपए के साथ फर्जी दस्तावेज मिलने के बाद पुलिस संतोष के बैंक खाते भी खंगालने लगी है। पूरा मामला कबूतरबाजी से जुड़ा बताया जा रहा है। कुशीनगर जिले की रहने वाली आकांक्षा सिंह ने नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट में 100% अंक हासिल कर इतिहास रच दिया। आकांक्षा को 720 में से 720 अंक मिले। इस सफलता पर आकांक्षा अपने परिवार के साथ मुख्यमंत्री से मिलने पहुंची। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हौसला अफजाई करते हुए आकांक्षा को सम्मानित किया। अपनी मेधा से कुशीनगर के अभिनायकपुर की रहने वाली आकांक्षा सिंह ने देश भर में यूपी का नाम रोशन किया है। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट में 100% अंक लाकर इतिहास रचने वाली इस बेटी और उनके पूरे परिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित किया। प्रदेश सरकार ने आकांक्षा की पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाने का भी निर्णय लिया है। भविष्य में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए पूरी रकम एक मुश्त दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की कुशीनगर जनपद की बालिका कुमारी आकांक्षा सिंह ने पूरे देश के अंदर नीट की इस परीक्षा को टॉप किया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस परीक्षा में उन्हें 100% अंक प्राप्त हुए हैं। मैं कुमारी आकांक्षा सिंह को हृदय से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और कुमारी आकांक्षा सिंह समेत प्रदेश की सभी बालिकाओं को इस उपलब्धि के लिए हृदय से बधाई देता हूं, उन सबका अभिनंदन भी करता हूं। प्रदेश सरकार की तरफ से हम लोग उनके वहां पे जो भी यूजी की पूरी पढ़ाई में जितना भी उनका खर्चा आएगा, प्रवेश से लेकर के लॉजिंग फूडिंग के लिए, मैं समझता हूं कि मैं मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश से कहूंगा कि वह पूरा उन परिवार से उसका वो लेकर के और वन टाइम ही इसको पूरा उपलब्ध धनराशि उनको उपलब्ध करवा दें, जिससे प्रदेश में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा और सम्मान के लिए मिशन शक्ति चला रहे सीएम योगी प्रदेश की इस बेटी से प्रभावित हैं, इसलिए उसे सम्मानित करने का फैसला किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों, खासकर बालिकाओं के लिए आकांक्षा रोल मॉडल है। लोग इस बच्ची से प्रेरणा लें। इसके लिए गाँव को जोड़ने वाली सड़क का नाम आकांक्षा के नाम पर होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आकांक्षा ने सफलता का जो कीर्तिमान रचा है वो उनकी मेहनत, लगन, जज्बे और जुनून का सबूत है। उत्तर प्रदेश में लंबे वक्त से ब्राह्मण समाज को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि राज्य में ब्राह्मण समाज मौजूदा सरकार से नाखुश है। इस बीच यूपी से बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हरिद्वार दुबे के एक बयान को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता हरिद्वार दुबे ने ब्राह्मणों की बीजेपी से नाराजगी के सवाल पर कहा था कि बीजेपी में आना ब्राह्मण की मजबूरी है, इसके अलावा वो कहां जाएं। अब इसे लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला बोल दिया है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने ब्राह्मणों को बंधुआ समझ रखा है।
भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा हमारे आपके सामने है। जब हरिद्वार दुबे जी, जिनको स्वयं राज्यसभा का नॉमिनेशन मिला और उन्होंने इतनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया ब्राह्मणों के प्रति, मैं अपील करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि इनका नॉमिनेशन विड्रॉ करें। बिजली की खपत मापने के लिए स्मार्ट मीटर की रीडिंग ही जंप नहीं करती, बल्कि वो कई गुना तेज भी चलते मिले हैं। राजधानी लखनऊ में स्मार्ट मीटर 30 गुना तेज चलते पाए गए, लेकिन इसकी जांच रिपोर्ट को दबाए रखा गया। साल भर बाद पूरे प्रकरण का खुलासा होने पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने गंभीर रुख अपनाते हुए उच्च स्तरीय जांच कराने का फैसला किया है। राजधानी लखनऊ में बिजली उपभोक्ताओं के यहां लगे स्मार्ट मीटर 30 गुना तेज चलते मिले हैं, लेकिन मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने इसकी रिपोर्ट ही दबा दी। इसका खुलासा लगभग 1 साल बाद तब हुआ जब स्मार्ट मीटर के तेज चलने की जांच रिपोर्ट राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के हाथ लगी। परिषद ने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा को इस मामले की जानकारी दी और दोषी बिजली कर्मियों और मीटर निर्माता कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। खबरों के मुताबिक ऊर्जा मंत्री ने अपर मुख्य सचिव ऊर्जा और पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष को पूरे मामले की 15 दिन में जांच करा दोषी अफसरों और कंपनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। एक्सीडेंट टेस्ट के लेवल जो जांच आई है मध्यांचल में दबाई गई थी कि मध्यांचल में जो भी डायरेक्टर से लेकर जो भी अधिकारी होंगे, निश्चित तौर पर ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन कहीं कहीं उसी मध्यांचल में जब पहले भार जंपिंग की बात आई तो भार जंपिंग की रिपोर्ट भी दब गई थी। इसके बाद जब हमने हंगामा किया तो वो रिपोर्ट बाहर आई। कल माननीय ऊर्जा मंत्री से मुलाकात की और हमने उनको बताया कि किस प्रकार से अधिकारी जो हैं ये कहीं न कहीं कंपनियों की साठगांठ करके रिपोर्ट को दबा देते हैं और पब्लिक उसका खामियाजा भुगतती है। अंततः ऊर्जा मंत्री ने उसे बहुत गंभीरता से लेते हुए उस पर उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दिए और कहा कोई भी जो दोषी अभियंता है और मीटर निर्माता कंपनी कोई बचना नहीं चाहिए और 15 दिन के अंदर इस पर रिपोर्ट उन्होंने तलब किया। प्रदेश में अक्टूबर 2018 में स्मार्ट मीटर लगने शुरू हुए थे, लेकिन ये काम शुरू होने के साथ ही स्मार्ट मीटर के तेज चलने की शिकायतें भी आने लगी थी। मध्यांचल निगम के निर्देश पर 5 उपभोक्ताओं के घर पर स्मार्ट मीटर के समांतर चेक मीटर लगवाकर जांच कराई गई। तब पता चला कि 3 उपभोक्ताओं के स्मार्ट मीटर कई गुना तेज चल रहे हैं, मगर उच्च अधिकारियों ने इस मामले को दबाकर उन उपभोक्ताओं के मीटर बदल दिए। हालांकि लगभग साल भर बाद ये जांच रिपोर्ट उपभोक्ता परिषद के हाथ लग गई। रिपोर्ट से ये जाहिर होता है कि गड़बड़ी साफ दिखाई देने के बावजूद भी संबंधित अधिकारी ने मामले की कोई कार्रवाई नहीं की। 1 साल पहले यानी कि 2019 में स्मार्ट मीटर में खराबियों का मामला सामने आया था, जिसकी फाइल अधिकारियों के द्वारा दबा ली गई थी। अब मामला एक बार फिर से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के संज्ञान में आया है, जिस पे ऊर्जा मंत्री ने साफ तौर पर यह निर्देश दिए हैं कि इसकी 15 दिन के अंदर जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए स्मार्ट मीटर निर्माताओं के ऊपर और अधिकारियों के ऊपर। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ विकास श्रीवास्तव, एपीएन न्यूज, लखनऊ। गोंडा में पशु तस्करी और आपराधिक वारदातों में लिप्त होने के आरोपी बिटोरा के ग्राम प्रधान नंद किशोर के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। 3 आलीशान मकान प्रशासन ने सील कर दिए, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। अवैध रूप से अंकुश संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरोपी गैंगस्टर नंद किशोर बबवार की करोड़ों की संपत्ति प्रशासन ने कुर्क कर ली है। मनकापुर थाना क्षेत्र के बिटोरा गाँव का प्रधान और गैंगस्टर नंद किशोर लंबे समय से वांछित था और कई बार जेल भेजा जा चुका है। जिला अधिकारी के आदेश पर एसडीएम और सीओ की मौजूदगी में गैंगस्टर नंद किशोर के निवास स्थान सहित उसके कई मकान पर नोटिस चस्पा करते हुए कुर्क की कार्रवाई की गई। उसके प्लॉट को भी कुर्क किया गया। पुलिस के अनुसार करीब 8.5 करोड़ रुपए की संपत्ति सीज की गई है। हिस्ट्री शीटर अपराधी नंद किशोर बरुआर के विरुद्ध धारा 14(1) के अंतर्गत गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई है, जिसमें उसकी 8 करोड़ से ज़्यादा की संपत्तियों की कुर्की की कार्रवाई वहाँ के उप जिला मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी मनकापुर के द्वारा टीम के सहयोग से करी गई है। ये एक बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी था जो हिस्ट्री शीटर भी है। गैंगस्टर नंद किशोर के काले धंधे के जरिए अकूत दौलत इकट्ठा की थी, लेकिन चंद मिनटों में ही उसके काले साम्राज्य को प्रशासन के आदेश पर सीज कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक उसके पास अन्य शहरों में भी कई संपत्तियां हैं, जिन पर जल्द ही प्रशासन कार्रवाई करने वाला है। नंद किशोर पर जिले के विभिन्न थानों समेत कई जिलों में 17 मुकदमे दर्ज हैं।
रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। ये सीट अब्दुल्ला आजम का निर्वाचन हाईकोर्ट द्वारा रद्द किए जाने की वजह से खाली हुई है। सदस्यता रद्द करने के हाईकोर्ट के 16 दिसंबर 2019 के फैसले को अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, जो अभी विचाराधीन है। इस वजह से चुनाव आयोग ने इस सीट पर उपचुनाव कराने का ऐलान नहीं किया था। इसको लेकर शफीक अहमद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस सीट पर उपचुनाव कराने की मांग की थी, जिसके बाद इस सीट पर उपचुनाव कराने के आदेश दिए गए थे। इसी आदेश को अब्दुल्ला आजम ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 22 अक्टूबर को स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने का आदेश दिया था। 3 नवंबर को 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने पूरा दम लगा दिया है। कोरोना संकट के बीच गाइडलाइंस का पालन करते हुए जोर शोर से प्रचार चल रहा है। चुनाव प्रशासन भी चुनावी प्रक्रिया पर पूरी नजर रख रहा है। चुनाव आचार संहिता का पालन कराया जा रहा है और उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जा रही। इसी कड़ी में देवरिया में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में सपा प्रत्याशी के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। देवरिया सदर सीट के लिए हो रहे उपचुनाव में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव प्रचार के दौरान शहर के हनुमान मंदिर चौराहे पर बीजेपी और सपा समर्थक आमने सामने हो गए। सपा प्रत्याशी ब्रह्मशंकर त्रिपाठी की मौजूदगी में ही कार्यकर्ता वोटिंग करने लगे। इसी बीच कांग्रेस प्रत्याशी का काफिला भी वहां आ पहुंचा। इस मामले में कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने सपा उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में केस दर्ज कर लिया। फाइनल व्यू। देवरिया सदर सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 10 नवंबर को नतीजे का ऐलान होगा। ये सीट बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह के निधन से खाली हुई है। दूसरे का अपने गिरबान में क्यों नहीं झाँकते हैं? पूरे प्रदेश में कितनी हत्याएं हुई हैं, ये आतंकवादी प्रवृत्ति के लोग न करते हैं। यही प्रशासन है, यही आतंकवादी दूसरे करने वाले अपने गिरबान में झाँकें। हमारे सभा के सामने आकर के ये समाजवादी पार्टी के कुछ ऐसे लोग जो मुस्लिम देशों से आ रहे पैसे लेकर के कूद रहे हैं, यहाँ पर नारेबाजी करने लगे। हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने कार्यक्रम को जारी रखा और योगी जी की सरकार में किसी भी ताकत को गुंडाई करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है, नहीं दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी के द्वारा उक्त स्थान पर किसी प्रकार की जनसभा करने की अनुमति नहीं मांगी गई थी। फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा जांच में पाया गया कि सपा द्वारा अपने कार्यक्रम में 3 बड़े साउंड बॉक्स तथा 2 बड़े एवं 2 छोटे लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा रहा था, जिसे नियम विरुद्ध पाए जाने पर कोतवाली पुलिस द्वारा ध्वनि यंत्रों को जब्त करते हुए प्रचार वाहन को छोड़ दिया गया है। जिला प्रशासन ECI द्वारा समय समय पर दिए गए सभी निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन कराते हुए निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। किसी भी व्यक्ति अथवा दल द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। देवरिया सदर सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जबकि 10 नवंबर को नतीजे का ऐलान होगा। ये सीट बीजेपी विधायक जन्मेजय सिंह के निधन से खाली हुई है। गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद को झटका लगा। प्रयागराज MP MLA स्पेशल कोर्ट ने अतीक अहमद को 13 नवंबर को पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने अतीक की ओर से व्यक्तिगत पेशी की छूट देने की अर्जी को खारिज कर दिया। अतीक अहमद के खिलाफ साल 2016 के कातिलाना हमले के मामले में आरोप तय होने हैं। स्पेशल कोर्ट ने अतीक अहमद को व्यक्तिगत रूप से हाजिर करने के लिए यूपी के गृह सचिव को पत्र लिखे जाने का आदेश भी दिया है। जानलेवा हमले के एक मामले में स्पेशल MP MLA कोर्ट ने पूर्व सांसद अतीक अहमद को अहमदाबाद के साबरमती जेल से कोर्ट में तलब किया है। अतीक अहमद पर आरोप तय होना है। कोर्ट में उसकी मौजूदगी के लिए यूपी के गृह सचिव को पत्र लिखने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। अतीक अहमद की ओर से तलब न किए जाने और आरोप की कार्रवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कराए जाने की अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आरोप तय किए जाने के समय अभियुक्त की मौजूदगी जरूरी है। क्योंकि ये मामला आरोप तय होने की स्टेज पर है, यानी चार्ज फ्रेम होना है और उसमें कोई भी एक्यूज हो उसको व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित होना पड़ता है। लिहाजा कोर्ट ने उनकी इन दलीलों को ADJC की बहस को सुनने के बाद उनकी इन दलीलों को खारिज कर दिया और दरखास्त को खारिज करते हुए 13 नवंबर को इलाहाबाद के विशेष जज MP MLA कोर्ट ने उनको तलब करने के लिए गृह सचिव लखनऊ को ये निर्देशित किया है कि वो अतीक अहमद की पेशी जो है वो सारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ पेश कराना सुनिश्चित करें। इससे पहले अतीक अहमद ने गुजरात से प्रयागराज की दूरी और खराब सेहत का हवाला देते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की अपील की थी। अतीक अहमद ने हत्या की भी आशंका जताई थी,
लेकिन कोर्ट ने अतीक की अर्जी खारिज कर दी। उधर अतीक अहमद के खिलाफ जिला प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। ध्वस्तीकरण के बाद अब अतीक अहमद के 11 बैंक खातों को सीज कर दिया गया है। इन 11 बैंक खातों में 1 करोड़ से ज्यादा की रकम सीज की गई है। यूपी में राज्यसभा चुनाव अब और दिलचस्प होता नजर आ रहा है। बीजेपी के 9 सीटों में से 8 पर प्रत्याशी खड़ा होने के बाद चर्चा हो रही थी कि बसपा का प्रत्याशी नवी सीट जीत सकता है। पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी रामजी गौतम की जीत का गणित ठीक होने का दावा किया था, लेकिन अब समीकरण बिगड़ता नजर आ रहा है। बीएसपी प्रत्याशी के 10 प्रस्तावकों में से 5 ने अपना नाम वापस ले लिया है। कहा जा रहा है कि 5 विधायकों ने पार्टी से बगावत कर दी है। यूपी में होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के उम्मीदवार रामजी गौतम के 10 प्रस्तावकों में से 5 ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। इतना ही नहीं, इन 5 प्रस्तावकों ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से भी मुलाकात की, जिसके बाद अब बीएसपी में बगावत के सुर दिखाई देने लगे हैं। जो उम्मीदवार किससे बातचीत करके चुनाव लड़ाया, सवाल ये। रणनीति हमारी कुछ नहीं है, हमारे जो वोट हैं वो हम अपने उम्मीदवार को देंगे। सेकंड प्रायोरिटी वोट हम अपने दूसरे उम्मीदवार को देंगे, और इसके अलावा जो सेकुलर माइंडेड लाइक माइंडेड पार्टीज हैं। बीएसपी के 5 विधायक अचानक विधानसभा में अपना प्रस्ताव वापस लेने पहुंचे, जिससे यूपी की राजनीति में सरगर्मी बढ़ गई। असलम चौधरी, असलम रायनी, मुस्तफा सिद्दीकी, हाकम लाल बिंद और गोविंद जाटो ने अपना प्रस्ताव वापस लिया। असलम चौधरी की पत्नी ने मंगलवार को समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली थी। उत्तर प्रदेश में आज के ताज़ा राजनीतिक घटनाक्रम में, जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी के 5 विधायकों ने अपने पार्टी के प्रत्याशी के प्रस्तावक के रूप में अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है, लिखित दिया है। यह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के ऐसे विपक्षी दल जो अब तक उत्तर प्रदेश में जाति, धर्म, पंथ, मजहब और तुष्टीकरण की नाम की राजनीति करके सत्ता में आए थे, अब सत्ता से दूर होने के बाद लगातार उनके बीच के समीकरण बन बिगड़ रहे हैं। अखिलेश यादव 2017 में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़े, 2019 में बसपा के साथ मिलकर लड़े, लेकिन नतीजा क्या हुआ यह सबके सामने है। दरअसल उत्तर प्रदेश में जनाधार विहीन और मुद्दा विहीन विपक्ष नए नए प्रयोग कर रहा है। चुनाव के लिए बीएसपी के सामने मुश्किल है कि उसे किस पार्टी का समर्थन मिलता है, क्योंकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और अन्य छोटे दल बसपा का विरोध जता चुके हैं और बीजेपी के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया है। दूसरी ओर सपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार प्रकाश बजाज की ओर से भी छोटे दलों और निर्दलों को साधने की कोशिश की जा रही है। यूपी में 10 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होना है, जिसके लिए 10 प्रत्याशी मैदान में हैं। बीजेपी की ओर से 8, समाजवादी पार्टी का 1, बहुजन समाज पार्टी का 1 और 1 निर्दलीय उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। यूपी में 9 नवंबर को राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान होगा। बीजेपी विधायक अलका राय ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने पूछा है कि वोट बैंक की मजबूरी में क्यों कांग्रेस एक कुख्यात अपराधी को बचाने की कोशिश कर रही है। उनका इशारा मुख्तार अंसारी की तरफ था, जो पंजाब की जेल में बंद है। यूपी पुलिस मुख्तार को लेने पंजाब गई थी, लेकिन उसने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, जिसके बाद यूपी पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा। कृष्णानंद राय की पत्नी और मोहम्मदाबाद से बीजेपी विधायक अलका राय ने कांग्रेस और पंजाब सरकार पर मुख्तार अंसारी को बचाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को लिखे पत्र में अलका राय ने मुख्तार मामले में राहुल और प्रियंका गांधी से खामोशी की वजह पूछी है। साथ ही पत्र का जवाब मांगते हुए अपराधियों पर कार्रवाई और सजा दिलाने में महिला होने के नाते मदद की अपील की है। उन्होंने पत्र में पंजाब से कई मामलों में वांछित मुख्तार अंसारी के जेल से पेशी के लिए यूपी ना भेजे जाने को लेकर आरोप लगाया है। अलका राय ने आरोप लगाया है कि कुख्यात अपराधी को पंजाब सरकार बचाने की कोशिश कर रही है, जबकि वो अपने पति के हत्यारों के लिए पिछले 14 साल से लगातार संघर्ष कर रही हैं और अपराधियों के खिलाफ लड़ रही हैं। अलका राय ने कहा है कि मुख्तार को बचाने का कांग्रेस का प्रयास न्याय के आस में खड़े लोगों पर प्रहार की तरह है। भदोही के ज्ञानपुर से विधायक विजय मिश्रा को फौरी राहत मिली है। प्रयागराज के कमिश्नर ने विजय मिश्रा के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को ध्वस्त करने के प्रयागराज विकास प्राधिकरण के आदेश पर रोक लगाई है। कमिश्नर कोर्ट ने नोटिस की तामील ठीक से न होने के चलते ध्वस्तीकरण पर रोक लगाई। इस मामले में विजय मिश्रा को पीडीए के जोनल अधिकारी के सामने 2 नवंबर तक अपना पक्ष रखने का मौका मिला है। विजय मिश्रा ने हाई कोर्ट में ध्वस्तीकरण के खिलाफ अपील की थी, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें अपीलीय कमिश्नर कोर्ट जाने के निर्देश दिए थे। विजय मिश्रा के अल्लाहपुर स्थित 5 मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर कार्रवाई होनी थी। पीडीए ने इस कॉम्प्लेक्स को अवैध बताकर तोड़ने की पूरी तैयारी कर ली थी। आरोप है कि सरकारी जमीन पर कब्जा कर यह कॉम्प्लेक्स बगैर नक्शे के अवैध रूप से बनाया गया है।
वर्तमान में बाहुबली विधायक विजय मिश्रा आगरा जेल में बंद है। विजय मिश्रा पर 70 से अधिक मुकदमे दर्ज है। विजय मिश्रा साल 2010 में नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर हुए रिमोट बम हमले में भी आरोपी है। प्रदेश भर के माफिया और भूमाफियाओं के खिलाफ योगी सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अब सरकार और भी कड़े कदम उठाने जा रही है। राजधानी लखनऊ में बबलू श्रीवास्तव सहित 119 भूमाफियाओं की अवैध संपत्तियों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करने जा रही है। प्रशासन ने लखनऊ विकास प्राधिकरण को राजधानी के 119 भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इनकी संपत्ति की तलाशी की जा रही है ताकि कार्रवाई की जा सके। इन भूमाफियाओं में ओम प्रकाश श्रीवास्तव बबलू जैसे उम्र कैद की सजा काट रहे बाहुबली तो खुद को किसान नेता कहने वाले भूमाफिया भी शामिल हैं। इस संबंध में एलडीए की तरफ से सभी अनुभागों को नोटिस भेजा गया है, जिसमें सभी भूमाफियाओं की सूची है। इसके आधार पर संपत्ति खोजने के निर्देश भी दिए गए हैं। ये पत्र ट्रस्ट, नूजल, सभी संपत्ति अधिकारी, रेंट और कॉमर्शियल विभाग को भेजे गए हैं। इनका स्वामित्व मिलते ही उनमें कागजों और निर्माण की जांच करके कार्रवाई की जानी है। पूर्वांचल न्यूज में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।